हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे ट्रैक स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 भाग 3। रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम जो है, इसमें टोटल 31 नियम है और 31 नियमों की वजह से ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको अपन ने 4 भागों में डिवाइड किया है। तो पहला भाग जो है अपन ने पढ़ लिया है, सेकंड भाग भी पढ़ लिया है। पहले भाग में नियम 1 से लेके 5 तक पढ़े थे, दूसरे भाग में नियम 6 से लेके 12 तक पढ़े थे और ये तीसरा भाग है जिसमें अपन नियम 13 से लेके 20 तक पढ़ेंगे। तो देखते हैं ये जो अनुशासन अपील नियम है 1/10/1968 को लागू हुए थे, ठीक है ना। तो नियम 13 कहता है सामूहिक जांच प्रक्रिया। नियम 14 जो है विशेष परिस्थितियों में विशेष कार्रवाई करने की प्रक्रिया। 15 है प्रतिनियुक्ति रेल कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई और 16 जो है वो अन्य विभागों से रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर लिए गए गैर रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई। नियम 17 है आदेश जिनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। नियम 18 है जिनके विरुद्ध अपील की जा सकती है। नियम 19 अपीलीय प्राधिकारी और नियम 20 अपील के लिए समय सीमा कितनी होगी। तो अपन इसका यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम इसका बचाव कैसे करें। तो नियम 13 जो है वो सामूहिक जांच प्रक्रिया है। तो सामूहिक जांच प्रक्रिया क्या होती है कि जब किसी मामले में 2 या 2 से अधिक रेल सेवक संबंधित है, वहाँ राष्ट्रपति या सभी ऐसे रेल सेवक पर सेवा से पदच्युत का दंड अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ऐसे निर्देश वाला आदेश पारित कर सकेगा कि उनमें सबके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई सामान्य कार्रवाई की जा सके, ठीक है ना। तो मतलब जब किसी कार्रवाई में 2 या 2 से अधिक रेल कर्मचारी उसमें शामिल हो तो ऐसे में सबकी अलग अलग जांच नहीं करके सामूहिक रूप से जांच की जाती है, वही सामूहिक जांच प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है? पहला, जितने भी आरोपी कर्मचारी है वो एक ही विभाग के होने चाहिए, ठीक है ना। और कर्मचारियों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। और सभी कर्मचारियों पर एक ही आरोप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब पे अलग अलग आरोप हो। तो सब पे पहली बात तो एक ही विभाग के होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक होने चाहिए और उनका आरोप जो है वो एक ही होना चाहिए। सभी रेल सेवक जो है, कर्मचारी जो है, इस अनुशासन नियम जो होता है 1968 द्वारा शासित होने चाहिए। तो अपन ने जो है नियम 1 में भाग 1 में जो है इसके बारे में विस्तृत बताया है कि भाई ये नियम किस किस पे लागू होते हैं। तो वो सब जो है ये जो भी कर्मचारी इसमें शामिल है सब पे ये नियम लागू होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसके लिए सामूहिक जांच कराने के लिए सक्षम अधिकारी कौन होता है? तो इसके लिए वही अधिकारी आदेश दे सकता है जो सभी आरोपित कर्मचारियों को बर्खास्त करने की शक्ति रखता है, ठीक है ना। तो उसमें जैसे कि अलग अलग ग्रेड पे के कर्मचारी है, तो जो सबसे ऊपर की ग्रेड वाला है उसको बर्खास्त करने की जो शक्ति रखता है वही जो है इसके लिए सक्षम अधिकारी होगा, ठीक है ना। यदि जांच कार्रवाई में कई वेतनमानों या पदों पर कार्य करने वाले ऐसे रेल कर्मचारी लिप्त हो तो सर्वोच्च प्राधिकारी, ठीक है ना। जैसे कि
एक 1800 का है, एक 2400 का है, एक 2800 का है, एक 4200 ग्रेड पे का है ना। तो इसमें सबसे टॉप कौन हुआ? 4200 का। तो जो 4200 के को जो बर्खास्त कर सकता है वही जो है सक्षम अधिकारी होगा। आरोपित कर्मचारी रेलवे के विभिन्न विभागों से संबंध हो तो उन सबों में सर्वोच्च पदाधिकारी सामूहिक जांच का आदेश दे सकता है, ठीक है ना। परंतु ऐसा करते समय अन्य विभागों के अध्यक्षों से भी परामर्श लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? यदि आरोपित कर्मचारी रेलवे के विभिन्न विभागों से संबंध है तो जो सबसे उच्च अधिकारी है वो सामूहिक जांच का आदेश दे सकता है, लेकिन उसके लिए जो विभागाध्यक्ष होते हैं उनसे सलाह लेनी जरूरी है, परामर्श लेनी जरूरी है। नियम 14 सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस नियम में क्या होता है कि जो आरोपी कर्मचारी है उसको अपना बचाव करने का मौका नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये नियम जो है ये एक काला कानून भी कहलाता है रेलवे में, ठीक है ना। तो ये कठोरतम विशेष नियम है जिसका प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में अति सामान्य परिस्थितियों में किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही कठोर नियम है और लास्ट हथियार के तौर पे इसका उपयोग जो है वो असामान्य परिस्थितियों में किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग तब किया जाता है जब 9, 11 और 13 के अंतर्गत नियमित जांच, यानी नियम 9, 11 और 13 के तहत अगर जांच संभव नहीं है तब इसका उपयोग किया जाता है। ये जो नियम 14 है वो संविधान की धारा 311 2 की से मतलब में दिया गया है, संविधान की धारा 311 2 में, ठीक है। तो इसमें दो है, एक तो 14(1) और एक 14(2). तो कई बार अपन कहते हैं ना उसको 14/2 में रिमूव कर दिया है, नौकरी से निकाल दिया है। तो यही वो 14/2 है जिसका उपयोग करके रेल कर्मचारी को रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। तो 14(1) में क्या है कि रेल सेवक ने ऐसा कोई कार्य किया हो जिसके कारण उसके न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, ठीक है ना। यानी कि 14(1) में तो न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया हो, और 14(2) में जब अनुशासनिक प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि उन कारणों से जिनका उल्लेख किया गया है इन नियमों के अंतर्गत जांच कार्रवाई करना सुसंगत नहीं है। मतलब जब अनुशासनिक अधिकारी को ऐसा लगता है कि भाई इसका जो कृत्य है इसके लिए जांच कार्रवाई युक्ति संगत नहीं है, तब जाके 14/2 का प्रयोग किया जाता है। 14/3 जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाए कि राज्य की सुरक्षा के हित में इन नियमों के अंतर्गत जांच करना श्रेष्ठकर नहीं है। मतलब जो अपना राज्य की हित में राष्ट्रपति को इस बात से संतुष्ट हो जाए कि भाई इसकी जांच करना श्रेष्ठकर नहीं है, तब जाके वो ऐसा आदेश दे सकता है, ठीक है। अब ये जो नियम 14/1 है इसका क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, ठीक है। ये कब लगाया जाएगा? तो 14/1 है, ये नियम किसी रेल कर्मचारी को आपराधिक मामलों में सक्षम न्यायालय द्वारा, यानी जब कोई आपराधिक मामला होता है तब न्यायालय द्वारा जो है ये न्यायालय द्वारा क्या, एक तो सजा सुना दी गई हो और वह अपराध जिसके लिए सजा सुनाई गई हो और संबंधित रेल नियमों के अंतर्गत कदाचार की परिभाषा के अंतर्गत आता है। यानी कि जो न्यायालय है उसने आपराधिक मामले में सजा सुना दी गई हो और ये जो है जो अपना कंडक्ट रूल के अनुसार ये मिसकंडक्ट की परिभाषा में आता है, तो फिर ये नियम लागू होगा, ठीक है ना। तो जो कंडक्ट रूल है, आचरण नियम, उसके ऊपर अपन ने एक पूरा टॉपिक कवर किया है, तो वो जरूर देखें आप, रेल सेवा आचरण नियम, ठीक है ना। केवल आपराधिक मामलों की संभावना के आधार पर, केवल आपराधिक मामलों की संभावना के आधार पर तथा बिना मुकदमा चलाए हुए, बिना दंड सुनाए हुए यदि
इस नियम का प्रयोग किया जाता है तो वो गैर कानूनी होगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो भी अपराध होता है केवल उसकी संभावना के आधार पे नहीं कि भाई संभावना है उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया तो फिर ये इस तरीके का जो नियम लाएंगे वो गैर कानूनी होगा। उसके लिए मुकदमा चलाना पड़ेगा, फिर उसको सजा सुनाई जाएगी, तभी ये जो है मान्य होगा। यदि कर्मचारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हो और फिर उसके मामले में तथ्यों की तात्कालीन परिस्थितियां तथा रेलवे विभाग पर पड़ने वाले प्रभावों आदि पर विचार करने के मुखर आदेश पारित करके इस नियम का प्रयोग हो सकता है। ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा देने से पहले न्याय की मांग पूरी हो जाए। ठीक है ना। तो जो आजीवन कारावास की अगर सजा सुनाई गई है, ठीक है ना, तो उसके बाद रेलवे जो है पारित करके इस नियम का प्रयोग जो है किया जा सकता है। ठीक है ना। तो 14/2 के अंतर्गत दंडित करने से पहले आरोपित कर्मचारी को एक कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए। यानी कि 14/1 जो नियम है इसमें दंड देने से पहले उसको एक नोटिस दिया जाएगा और अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर उसको जो है दिया जाएगा, जिस पर विचार करने के बाद ही उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है ना। कारण बताओ नोटिस मतलब दिया जाएगा, फिर उसको बचाव करने के लिए अवसर दिया जाएगा, उसके बाद ही दंडारोपण किया जाएगा। दंडारोपण के विरुद्ध कर्मचारी अपील या रिवीजन का आदेश प्रस्तुत कर सकता है, परंतु उसमें वह यह नहीं कह सकता कि न्यायालय द्वारा उसको गलत ढंग से दंडित किया गया है। ठीक है ना। यानी वो अपील तो कर सकता है लेकिन अपील में ये नहीं कह सकता कि भाई न्यायालय ने उसको गलत तरीके से दंड दिया है, वरना ये न्यायालय की मानहानि होगी। लेकिन वो ये कह सकता है कि उसको जो सजा दी गई है वो अपराध की तुलना में ज़्यादा कठोर है। वो तो ये तो कह सकता है कि भाई सजा दी गई है वो बहुत ज़्यादा है, अपराध थोड़ा कम है। अब नियम 14/2 ये बहुत ही खतरनाक नियम है भाई। इसको काला कानून कहते हैं, रेलवे का काला कानून भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये काला कानून क्या है देखिए। कार्रवाई नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा ही की जा सकती है। मतलब जिस कर्मचारी को जिस अधिकारी ने उसको नियुक्त किया है वही कर्मचारी इस कार्रवाई को कर सकता है। जैसे कि TM4 है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? ADN करता है। अब तो इसका नियुक्ति अधिकारी कौन हुआ? IN। तो IN इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अब पहली बात तो ये हो गई। ठीक है ना। तो इसमें जो सक्षम प्राधिकारी कौन हुआ? वो नियुक्तिकर्ता अधिकारी हुआ। दूसरा, जो सक्षम प्राधिकारी के विचार में उसको ऐसा लगता है कि भाई इसकी नियमित जांच प्रक्रिया युक्ति संगत तरीके से व्यवहारिक रूप से सही नहीं है, तब नियम 14/2 काम में लिया जाता है। आदेश पारित करने से पहले उन कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए जिसके लिए नियमित जांच, मतलब जो भी आदेश वो पारित करता है उसमें लिखा जाना चाहिए, उल्लेख किया जाना चाहिए कि भाई क्यों इस मामले की जांच युक्ति संगत या व्यवहारिक नहीं है। आदेश पर हस्ताक्षर अनुशासनिक प्राधिकारी का होना चाहिए। ठीक है ना। कई बार कहते हैं ना अपन कृत्य मंडल रेल प्रबंधक, वो नहीं चलेगा, ओरिजिनल उसके हस्ताक्षर जो है होने चाहिए। आदेश से, कृत्य और से, फोर करके अपन साइन करते हैं ना, वो सब नहीं चलेगा। जो अनुशासनिक प्राधिकारी है उसी के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए। यदि किन्हीं उल्लेखनीय कारणों से जांच करना व्यवहारिक नहीं है तो अनुशासनिक प्राधिकारी नियम 14/2
का प्रयोग करते हुए रेल सेवक को सेवा मुक्त, बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर सकता है। यानी कि जब जांच की कार्रवाई व्यवहारिक नहीं है तो वो किसी भी कर्मचारी को सेवा मुक्त यानी कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति जिसको रिमूव और अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा मुक्त, रिमूव और डिसमिस और कंपल्सरी रिटायरमेंट उसको दे सकता है। ठीक है ना, दे सकता है। परंतु यदि इस प्रकार से दंडित व्यक्ति निर्धारित अवधि के अंदर निहित प्रावधानों के तहत अपीलीय प्राधिकार के सक्षम अपील की याचिका प्रस्तुत करता है तो उसे फौरन तौर पर न निपटाकर मामले की परिस्थितियों की पूरी जांच की जानी चाहिए। मतलब जब उसको मान लीजिए किसी ने रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया, ठीक है, तो अगर वो अपील करता है तो अपील करने के दौरान उसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। ठीक है ना, और उसमें जो है उसको व्यक्तिगत रूप से सुना जाना चाहिए, पर्सनल हियरिंग दी जाती है। ठीक, यदि उस समय भी जांच कराने के लिए उपयुक्त वातावरण न हो तो कारणों का उल्लेख करते हुए उन परिस्थितियों का विवरण देते हुए तब तक के लिए जांच कार्रवाई स्थगित कर देनी चाहिए जब तक कि उपयुक्त वातावरण न हो जाए। ठीक है ना, मतलब उस समय अगर जांच करनी सही नहीं है तो इस जांच को स्थगित करके थोड़ी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर हालत में जांच तो करनी ही चाहिए। ठीक है ना, जांच को हमेशा के लिए व्यवहारिक रूप से असंगत नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो अगर उस समय परिस्थिति ऐसी बन रही है कि जांच नहीं कर सकते तो उसको बाद में जांच करवानी चाहिए। तो ये कुछ वो उच्चतम न्यायालय ने जो दिए थे वो मामलों का मैंने दिया है यहाँ पे, तो इसको आप पढ़ लेना। ठीक है ना, नेक्स्ट है नियम 15 एवं 16। तो नियम 15 है प्रतिनियुक्ति रेल कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्यवाही। मतलब क्या होता है, कोई रेल कर्मचारी जैसे कि अपने रेलवे में काम करता है, फिर वो प्रतिनियुक्ति पे RVNL में चला गया। ठीक है ना, RVNL मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड, तो वो डेपुटेशन पे गया। तो ऐसे कर्मचारी जो डेपुटेशन पे चले जाते हैं तो उसके बाद उसकी अनुशासनिक कार्रवाई कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या है, जो रेल कर्मचारी है परंतु दूसरे विभाग पे प्रतिनियुक्ति या रेलवे से बाहर विभाग पे भेजे जाते हैं, वे कर्मचारी जो मूलतः अन्य विभाग में हो परंतु रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर आए हो। ठीक है ना, दो तरीके का, एक तो रेलवे से बाहर गया, एक कोई बाहर के विभाग से रेलवे में आया। ठीक है ना, तो फिर क्या कार्रवाई और कैसे कार्रवाई जो है की जाएगी। यदि किसी रेल सेवक को केंद्र सरकार के अधीनस्थ किसी मंत्रालय किसी अन्य मंत्रालय के अंतर्गत किसी विभाग में अथवा राज्य सरकार या अधीनस्थ किसी विभाग में किसी स्थानीय अन्य विभाग के प्राधिकारी, ठीक है ना, के अधीन उधार स्वरूप भेजा जाता है, उधार स्वरूप मतलब डेपुटेशन में, तो उसे रेल सेवक को निलंबित करने, अनुशासनिक जांच संबंधी कार्रवाई करने का अधिकार जो प्राधिकारी जहाँ पे डेपुटेशन पे आया है उसके पास होगी उसकी शक्तियाँ। ठीक है ना, तो उपबंध क्या कहता है कि कोई ऐसी अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ करने के तुरंत बाद उधार लेवा प्राधिकारी उधार देने वाले कारणों की परिस्थितियों, मतलब इसमें क्या है ये बताया है कि जहाँ से ये डेपुटेशन पे गया है, जैसे कि रेलवे से RVNL में गया, अब RVNL में यदि इसकी कोई वो कर रहा है तो फिर इसकी सूचना जो है उसको देनी जरूरी है। रेल सेवक के विरुद्ध चलाई गई अनुशासनिक जांच प्रक्रिया के निष्कर्ष के आलोक में
यदि उधार लेवा प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नियम 6 के उपवाक्य 1 से 7 4 के अंतर्गत आने वाली कोई लघु शास्ति देना उपयुक्त है, तो वह उधार दाता प्राधिकारी की सहमति से ये तो उपयुक्त सजा दे सकेगा। ठीक है ना। तो नियम 6 क्या है? शास्ति है। इसमें 1 से 4 तक जो है ये लघु शास्तियाँ है और 5 से 9 तक बड़ी शास्तियाँ है। तो अगर लघु शास्ति का दंड देना है तो वो उसको दे सकता है। ठीक है ना। और यदि इस संबंध में उधार लेवा और उधार दाता प्राधिकारी के विचारों में अंतर होगा तो उसे रेल सेवक की उधार दाता प्राधिकारी के पास लौटा दिया जाएगा। यानी कि जिसने उधार दिया है, मतलब डेमोनेशन पे दिया है, तो और जिसने लिया है, दोनों के विचारों में अगर अंतर है तो जो देने वाले है उसके पास उसको भेज दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो लघु शास्ति का था। यदि उधार लेवा अधिकारी ये विचार है कि नियम 6 के 5 से 9 तक इसमें क्या है, बड़ी शास्तियाँ दी जाती है, तो रेल सेवक की सेवाएं उधारदाता प्राधिकारी के पास पूरी जांच कार्रवाई के साथ अपने स्तर पर निष्पादित के लिए लौटा दी जाएगी, जिस पर विचार करते हुए उधारदाता प्राधिकारी यदि कोई शास्ति देना चाहता है तो उसके अधिकार में है तो ऐसी शास्ति दे सकता है। यदि विचरित शास्ति उसके अधिकार क्षेत्र में न हो तो पूरी कार्रवाई रिपोर्ट सक्षम अधिकारी, ठीक है ना। तो वो क्या होगा कि भाई उसकी जांच वाँच उधार लेवा जो है वो उसकी पूरी जांच कार्रवाई करके उसको उधारदाता प्राधिकारी के पास शास्ति हेतु भेज देगा, और वो अगर देने में सक्षम है, वो दंड देने में सक्षम है तो दंड दे देगा, अदरवाइज जो है वो जो सक्षम अधिकारी है जिसके पास दंड देने की शक्ति है उसके पास भेज देगा। दूसरा जो है, अन्य विभाग से जो रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर आए हैं, जो गैर रेलवे कर्मचारी है, उन पे कैसे ये अनुशासनिक अपील नियम लागू होंगे। यदि किसी सरकारी सेवक या अन्य व्यक्ति की सेवाएं केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय से संबंधित अन्य विभाग से या राज्य सरकार से या अधीनस्थ किसी अन्य विभाग से अथवा स्थानीय या अन्य प्राधिकारी, उधारदाता प्राधिकारी कहा जाता है, कि रेलवे के अधीन प्रतिनियुक्ति की जाती है, तो उधार लेवा इसमें कौन हुआ? रेलवे। ठीक है ना। उधार लेवा रेलवे हुआ, को उस सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को निलंबित करने या अनुशासनिक का अधिकार होगा। ठीक है ना। तो इसमें उधारदाता तो वो हो गए जो जहाँ से ये आया है, और उधार लेवा क्या हो गया? रेलवे। तो रेलवे के जो भी अधिकारी है उसको निलंबित करने की और अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी। उपबंध ये है कि यदि ऐसे किसी सरकारी कर्मचारी अथवा व्यक्ति को निलंबित किया जाता है या उसके विरुद्ध जांच प्रक्रिया आरंभ की जाती है तो उधार लेवा प्राधिकारी इसकी सूचना जो है उधारदाता प्राधिकारी को देगा। ठीक है ना। तो मतलब जैसे कि ये स्टेट से कहाँ आया? रेलवे में आया। अब रेलवे अगर उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करता है तो वो इसकी सूचना इसको देगा और उसके कारण भी इसको बताएगा। ठीक है ना। इस प्रकार के सरकारी सेवक और व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्रवाई के आलोक में देखिए, यदि उधार लेवा यानी रेलवे प्राधिकारी के विचार होता है कि आरोपित कर्मचारी पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार लघु दंड दिया जाना है तो संबंधित उधारदाता प्राधिकारी की, ठीक है ना। तो लघु दंड मतलब वो 1 से लेके 4 तक देने हैं, तो जो उधारदाता है यानी स्टेट गवर्नमेंट है उससे सलाह लेगा। ठीक है ना। और अगर इस दोनों में आपस में मतभेद है तो फिर उधारदाता प्राधिकारी के अधीन वापस लौटा दी जाएगी। अगर दोनों में मतभेद है तो उधारदाता यानी जो उधार देने वाला है उसको लौटा दिया जाएगा। यदि उधार लेवा प्राधिकारी के विचार से संबंधित रेल सेवक
सरकारी सेवक या व्यक्ति पर लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत कोई दीर्घ दंड मतलब 5 से लेकर 9 तक, तो फिर वो क्या करेगा, तो वह उस रेल सेवक या व्यक्ति की सेवाएं उधारदाता प्राधिकारी के अधीन लौटा दी जाएगी और उसके पास जांच कार्रवाई के निष्कर्षों को भी प्रेषित करेंगे और आधार पर उधारदाता प्राधिकारी कार्रवाई कर सकता है। तो ये जांच करके उसके निष्कर्ष जो है उधारदाता को भेज देंगे और उधारदाता जो है वो आगे की कार्रवाई जो है करेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दंड का पदोन्नति और वरीयता की पे क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब जो अपन ने देखा था एक पर निंदा यानी सेंसोर, तो जब किसी का प्रमोशन होता है तो उसको बुलाया जाता है कि नहीं जाता, तो चयन या पदोन्नति के लिए बुलाया जाएगा और पदोन्नति करना है कि नहीं करना है, वरीयता पे क्या असर पड़ेगा वो। तो जब निंदा की जाती है, दंड के रूप में निंदा की जाती है कार्य की, तो उसको पदोन्नति के लिए बुलाया जा सकता है और पदोन्नत किया जा सकता है और वरीयता पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आर्थिक क्षति में कटौती मतलब वो जो दूसरा था ना कि कर्मचारी के लापरवाही के कारण रेलवे की जो आर्थिक क्षति हुई है उसकी वसूली, इसमें भी उसको बुलाया जा सकता है और पदोन्नत किया जा सकता है और वरीयता पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा है पास पीटीओ पे रोक। तो पास पीटीओ अगर रोके है तो भी कर्मचारी को पदोन्नति के लिए बुलाया जाएगा और पदोन्नत किया भी जाएगा और उसका सीनियरिटी वरीयता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वार्षिक वेतन वृद्धि पर अगर रोक लगा दी है तो भी उसको पदोन्नति के लिए बुलाया जाएगा और दंड के दौरान पदोन्नति पर रोक, यानी कि जब तक उसका दंड जो है प्रभावी है तब तक उसको पदोन्नत नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही दंड खत्म होगा तब उसको पदोन्नत किया जा सकता है और इसका उसकी सीनियरिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है उसी वेतनमान में निचले स्तर पर पदावनत करना, यानी उसी वेतनमान में का मतलब उसका जो इंक्रीमेंट रहता है उसी में बेसिक वेतन में जो है वो कमी करना। तो इसमें पदोन्नति के लिए बुलाया जाएगा और दंड के दौरान पदोन्नति पर रोक लगेगी, यानी कि दंड के दौरान उसको पदोन्नत नहीं किया जाएगा और वरीयता पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है पदोन्नति पर रोक, यानी कि जब उसकी पदोन्नति रोक दी जाती है अस्थायी तौर पे तो फिर उसको पदोन्नति के लिए नहीं बुलाया जाएगा और पदोन्नत जो है ये इसके बाद जो है पदोन्नत किया जा सकता है और वरीयता पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर निम्न वेतनमान में पदावनत करना। निम्न वेतनमान में मतलब जैसे कि कोई 2800 ग्रेड पे का है, अब उसको 2400 ग्रेड पे में पदावनत कर दिया, तब क्या होगा, तो उसको पदोन्नति के लिए नहीं बुलाया जाएगा और दंड के दौरान जो है उसकी पदोन्नति नहीं दी जाएगी और वरीयता पे क्या होगा, उसको जो एनआईपी देंगे, नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, उसमें लिखा हुआ है कि अगर प्रभाव पड़ेगा तो पड़ेगा और लिखा है कि भी प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फिर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, निलंबित कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, जो भी कर्मचारी को सस्पेंड किया है उसको पदोन्नत नहीं किया जा सकता, भले ही वो चयनित सूची में है या पैनल पे है, उसको पदोन्नत नहीं किया जाएगा। निचले वेतनमान श्रेणी पद पर पदावनति की जा सकती है जो अधिकतम भर्ती ग्रेड तक होगी। मतलब जैसे कि कोई मान लीजिए 1800 ग्रेड पे में भर्ती हुआ, अब वो प्रमोट होते होते 4800 ग्रेड पे पहुंच गया। ठीक है ना, तो ये जो वापस है इसको 1800 ग्रेड पे तक पदोन्नत की जा सकती है। अब मान लीजिए कोई 2800 ग्रेड पे में भर्ती हुआ और वो 4800 में गया तो फिर उसको 2800 तक ही पदावनत किया जा सकता है। मान लीजिए कोई 4600 में भर्ती हुआ और वो 4800 तक गया
तो फिर उसको जो है 4600 तक ही पदोन्नत कर सकते हैं, इससे नीचे पदोन्नत नहीं कर सकते। बड़ी शास्त्री का मामला विचाराधीन होने पर पदोन्नति नहीं हो सकती, लेकिन सिर्फ छोटी शास्त्री संबंधी मामला विचाराधीन है तो पदोन्नति हेतु विचार किया जा सकता है। यानी बड़ी शास्त्री है, ठीक है ना, वो 5 से 9 तक, तो फिर पदोन्नति नहीं की जाएगी, और छोटी शास्त्री का मामला है तो फिर पदोन्नति पे विचार किया जा सकता है। ऐसे कर्मचारी जो निलंबित है या जिसके विरुद्ध बड़ी और छोटी शास्त्री का मामला विचाराधीन या लंबित हो, उसे चयन के लिए तो बुलाया जाएगा, लेकिन योग्य पाए जाने पर उस कर्मचारी को पैनल पर रखा जाएगा। जिसके विरुद्ध सिर्फ छोटी शास्त्री का मामला लंबित है, निलंबित या बड़ी शास्त्री विचाराधीन कर्मचारी का नाम पैनल पर लेने न लेने संबंध में निर्णय निलंबन बड़ी शास्त्री संबंधित मामलों के अंतिम फैसले के पश्चात होगा, ठीक है ना। तो अगर छोटी शास्त्री का दंड है तो उसको पैनल पे रख सकते हैं, और बड़ी शास्त्री का है तो जब वो दंड खत्म हो जाएगा तभी उसको पैनल पे रखना है नहीं रखना है उसका फैसला लिया जाएगा। निलंबित या ऐसा कर्मचारी जिसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित हो या बड़ी शास्त्री के अंतर्गत निम्न वेतन में पदोन्नत कर्मचारी को छोड़कर शास्त्रीधीन कर्मचारी का स्थायीकरण किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जिसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है, बड़ी शास्त्री है, तो कर्मचारी में निम्न वेतन में पदोन्नत कर्मचारी को छोड़कर उसका जो है स्थायीकरण किया जा सकता है। भविष्य की किसी तारीख से प्रभावी होने वाली वार्षिक वेतन भविष्य की किसी तारीख से प्रभावी होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की शास्त्री से पूर्व कर्मचारी की पदोन्नति हो सकती है। यानी कि क्या होता है कि किसी को एनुअल इंक्रीमेंट यानी इंक्रीमेंट रोक दिया, लेकिन वो भविष्य में कि भाई इतनी तारीख के बाद उसका इंक्रीमेंट रोकेंगे, तो फिर उसको पदोन्नति दी जा सकती है। लेकिन दंड पदोन्नति वाले पद पर उतनी अवधि के लिए लागू होगा जितना कि निचले वेतनमान में दिया गया था, ठीक है ना भाई। तो किसी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मात्र अपील दायर करने से या न्यायालय द्वारा दी गई सजा न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन मात्र से सजा का प्रभाव कम नहीं होता, जब तक कि अपील स्वीकार करते हुए दंड को अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता। मतलब किसी ने मान लीजिए कोर्ट में अपील दायर कर दी या उस पर स्टे लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दंड जो है वो कम हो जाएगा। ये कम कब होगा, जब ये जो न्यायालय है उसको निरस्त कर देगा ना, जब ही जो है वो माना जाएगा, कम माना जाएगा या खत्म माना जाएगा। इसलिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी फौजदारी न्यायालय द्वारा दी गई सजा के आधार पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है या जारी रख सकता है, ठीक है नहीं, तो वो कार्रवाई जो है जारी रख सकता है। इस तथ्य का कि रेल कर्मचारी द्वारा अपील दायर पर उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायालय द्वारा दी गई सजा के केस में अंतिम निर्णय स्थगित कर दी है का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। न्यायालय ने अगर स्थगित कर दी है, जब भी वो उसको जारी रख सकता है। छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद संशोधित वेतन नियमों के अंतर्गत सभी कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई को वेतन वृद्धि की तारीख के रूप में निर्धारित करना केवल वार्षिक वेतन वृद्धि का संगत है। यानी कि 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि की कर दी थी, अब जो है इसको वापस 2 कर दी है, 1 जुलाई और 1 जनवरी, ठीक है ना। ये प्रावधान उन मामलों में जहाँ शास्त्री के रूप में वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जाती है पर लागू नहीं होगा।
ऐसे मामलों में जहां एक निश्चित समय के लिए वेतन वृद्धि को शास्ति के तौर पर रोका जाता है, ऐसी रोकी गई वेतन वृद्धि को शास्ति का समय समाप्त होने के तत्काल पश्चात बहाल कर दिया जाएगा, न कि मान लीजिए किसी की जो वेतन वृद्धि रोकी है वो फरवरी में ख़त्म हो रही है, तो उसको 1 जुलाई तक नहीं ले जा सकते, उसको तुरंत फरवरी में ही बहाल करना पड़ेगा। यदि शास्ति की अवधि समाप्त होने के बाद आगे आने वाली 1 जुलाई तक संबंधित रेल सेवक ने 6 माह की निर्धारित सेवा अर्जित कर ली है, तो वह शास्ति की अवधि समाप्त होने के बाद आने वाली 1 जुलाई को अगली वेतन वृद्धि पाने का हकदार होगा। ठीक है ना। तो मतलब क्या है, जैसे कि 1 जुलाई को उसका इंक्रीमेंट लगता है। अब 1 जुलाई को अगर वो 6 माह की अवधि पूरी कर लेता है, ठीक है ना, तो फिर उसको इंक्रीमेंट मिलेगा। किसी भी इंक्रीमेंट का 2 इंक्रीमेंट के बीच में जो है 6 महीने का पीरियड जो है वो होना जरूरी है। इसी तरह से जहाँ निचले स्तर पर अवनति की शास्ति लगाई गई हो, वहाँ शास्ति की अवधि के समाप्त होने पर तत्काल वेतन को बहाल किया जाएगा। जहाँ तक अगली वेतन वृद्धि जारी करने का संबंध है, वह शास्ति की अवधि की समाप्ति के शीघ्र पश्चात प्रदान कर दी जाएगी। यदि संबंधित व्यक्ति ने शास्ति की समाप्त होने की तारीख से पूर्व 1 जुलाई को 6 माह, ठीक है ना, तो वही है इसका कहने का मतलब, वही 6 महीने की अवधि पूरी कर ली है तो तत्काल प्रभाव से अगली वेतन वृद्धि दी जाएगी। अब नियम 17 से 24 तक इसमें अपील से संबंधित है। ठीक है ना। तो क्या है, रेल सेवक अनुशासन अपील नियम 1968 के अंतर्गत अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निलंबित दंडित रेल सेवक के सक्षम अपीलीय प्राधिकारी के सक्षम अपील प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। अपील तो सबको अवसर दिया ही जाता है। तो ये नियम 17 क्या है, वह आदेश जिसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। ऐसे कौन कौन से आदेश है जिसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, और कौन कौन से आदेश है जिसके खिलाफ अपील की जा सकती है, इसकी समय सीमा क्या है, ठीक है ना, और इसका प्रारूप और प्रस्तुति कैसी होगी, तो ये सारे नियम में दे रखी है। इसी तरीके से अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विचार और फिर उसका क्रियान्वयन और अराजपात्रित कर्मचारी के लिए विशेष प्रावधान नियम 24 में दे रखे हैं। तो इसको एक एक करके अपन पढ़ेंगे। तो नियम 17 कहता है, आदेश जिनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। एक तो राष्ट्रपति जो भी आदेश देंगे उसके खिलाफ कभी भी कोई भी अपील नहीं की जा सकती। अनुशासनिक जांच कार्रवाई के दौरान जांच अधिकारी के द्वारा पारित अंतरिम आदेश जिनका उद्देश्य सहायता पहुंचाना अथवा जांच प्रक्रिया के अंतिम निष्पादन को सुगम बनाना है, परंतु इसमें निलंबन का आदेश शामिल नहीं होगा। ठीक है ना। तो अनुशासनिक जांच कार्रवाई के दौरान जो उसने अंतरिम आदेश दे दिया है सहायता पहुंचाने के लिए, ठीक है ना, तो उसके खिलाफ भी जो अपील नहीं की जा सकती। नियम 9 के अंतर्गत की जा रही अनुशासनिक जांच कार्रवाई द्वारा आदेश पारित, ठीक है ना, तो इसके खिलाफ भी अपील अपन नहीं कर सकते। नियम 18 है, आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो ऐसे कौन कौन से आदेश है जिसके अपील जो है वो की जा सकती है, ठीक है ना। तो नियम 5 के अंतर्गत किए गए मान निलंबन के आदेश के खिलाफ अपन जो है अपील कर सकते हैं। अनुशासनिक अथवा अपीलीय या पुनर्परीक्षण यानी जो रिवाइजनिंग प्राधिकारी द्वारा नियम 6 के अंतर्गत जो सजा के आदेश दिए हैं उसके खिलाफ
अपील की जा सकती है। नियम 6 के अंतर्गत बढ़ाई गई सजा से संबंधित आदेश। तो नियम 6 क्या है? वो दंड से संबंधित है, तो इसके खिलाफ भी अपन जो है अपील कर सकते हैं। और किसके, कौन सा, किसी रेल सेवक को उस पर लागू होने वाले नियमों या कारनामों के तहत देय वेतन, भत्तों, पेंशन, भविष्य निधि, सर्विस ग्रेजुटी या अन्य संबंधित लाभ देने से इनकार करता हो और अंतर लगता हो, उस पे भी जो है अपील की जा सकती है। कर्मचारी पर लागू होने वाले नियमों और कारनामों की कर्मचारी के हितों के विरुद्ध व्याख्या जो करता है, उसकी भी अपील की जा सकती है। और क्या, ऐसा कोई आदेश उसे सजा के बजाय अन्य किन्हीं कारणों से उच्चतर सेवा ग्रेड पोस्ट पद पर पदावनत करता हो, ठीक है ना। तो ऐसा कोई आदेश है जो सजा देने की बजाय उसको उच्चतर सेवा से पदावनत करता हो, उसके खिलाफ भी अपील कर सकता है। पेंशनधारी रेल सेवक की पेंशन कम करता हो, रोकता हो या नियमों के अनुसार दे अधिकतम पेंशन देने से नकारता हो, उसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है, ठीक है ना। गैर पेंशनधारी रेल सेवा की भविष्य निधि पर विशेष अंशदान घटाता हो या रोकता हो, उसकी भी अपील की जा सकती है। उसके निलंबन की अवधि अथवा मान लिए गए निलंबन की अवधि या उसके किसी भाग में दे जीवन यापन भत्ते या अन्य लाभों को निर्धारित करता हो। भाई जो कर्मचारी निलंबित करते हैं या निलंबित माना जाता है, उसको वेतन नहीं मिलता है, उसको जीवन निर्वाह भत्ता मिलता है, तो जो जीवन निर्वाह भत्ता से संबंधित है वो अपील कर सकता है। कर्मचारी को आदेशों की दशा में देय वेतन और भत्तों का निर्धारित करता हो, ठीक है ना। निलंबन की अवधि में उसको भी अपील कर सकते हैं। बर्खास्तगी, पदच्युति और अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ये जो है दीर्घ दंड है, ठीक है ना। तो दीर्घ दंड के पश्चात पुनर्पदस्थापित होने के बीच की अवधि, उसके भी अपील कर सकता है, ठीक है ना। इस बात को निर्धारित करता है कि उसकी निलंबन अथवा बर्खास्तगी, पदच्युति अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि को लेकर उसकी पुनर्पदस्थापना की तिथि तक की अवधि को किसी उद्देश्य के लिए ड्यूटी माना जाए या नहीं जाए, इसके लिए भी वो अपील कर सकता है, ठीक है ना। जैसे कि उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया, फिर साल भर बाद उसको वापस ड्यूटी पे ले लिया, तो ये जो बीच का पीरियड है, इसको ड्यूटी माना जाए कि नहीं माना जाए, उसके लिए भी वो अपील कर सकता है। अब नियम 19 में जो है वो अपीलीय प्राधिकारी है। तो अपीलीय प्राधिकारी कौन होता है? कोई रेल सेवक जिसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसने रेल सेवा छोड़ दी है, नियम 18 के अंतर्गत वर्णित सभी या किसी आदेश के विरुद्ध इन नियमों के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए बनाए गए प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। यदि निर्णयों के अंतर्गत प्राधिकारी नहीं बनाया गया है तो, मतलब ऐसा कोई रेल सेवक है जो या तो कार्यरत है, उसने या रेल सेवा छोड़ दी है, वो भी अपना अपील प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है ना। और अगर प्राधिकारी नहीं है तो जहां नियम 25 के अंतर्गत रिवीजन करने वाले प्राधिकारी के द्वारा कोई दंड दिया जाता है तो उस प्राधिकारी के पास जिसका वह आसन इमीडिएट सबऑर्डिनेट हो, ठीक है ना, जो रिवीजन कर रहा है उसका सबऑर्डिनेट हो। जहां अपील अथवा रिवीजन में सजा बढ़ाई गई हो तो उस प्राधिकारी के पास जिनके अधीन ऐसा आदेश देने वाला प्राधिकारी कार्यरत हो
उसको अपील कर सकता है। यदि अपील नियम 18 के उप नियम 4 के अंतर्गत आने वाले किसी दंड के विरुद्ध करनी हो तो प्राधिकारी जिसने अपीलकर्ता को नियुक्त किया हो, उस प्राधिकारी जिसने उस दंड उसके विरुद्ध अपील की जानी हो को दिया हो, दोनों में जो वरिष्ठ हो के पास की जाएगी। ठीक है ना। या तो जिसने अपीलकर्ता को नियुक्त किया है या उस प्राधिकारी ने जिसने उसको दंड दी जानी है, इसमें से जो भी सीनियर होगा वो अपीलीय प्राधिकारी होगा। यदि अपील किसी कारनामे से संबंधित हो तो प्राधिकारी के पास अपील की जाएगी और अपीलकर्ता को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है ना भाई। नियम 18 उपवाक्य 5 के अंतर्गत आने वाले किसी दंड के विरुद्ध अपील निम्नलिखित प्राधिकारी के पास की जाएगी। तो नियम 18 का जो उपवाक्य 5 है ना। यदि किसी रेल सेवक की बर्खास्ती की सजा राष्ट्रपति द्वारा दी जा सकती है तो राष्ट्रपति के पास। ठीक है ना। तो जो सजा राष्ट्रपति के द्वारा दी जा सकती है तो अपील भी किसके करेंगे? राष्ट्रपति से करेंगे। किसी अन्य रेल सेवक के संबंध में उस प्राधिकारी के पास जिसके अधीन आदेश प्राधिकारी कार्य करता है। अन्य मामलों में जिसे अधीन वो कार्य करता है उस पे। अपील के लिए समय सीमा। इन नियमों के अंतर्गत कोई भी अपील किए जाने वाले आदेश की अपीलकर्ता द्वारा 45 दिनों के बाद स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि 45 दिनों के अंदर अंदर उसको अपील करनी चाहिए। ठीक है ना। तो 45 दिन बाद अगर अपील करता है तो वो उसको नहीं माना जाएगा। प्रावधान ये है कि अपीलीय अधिकारी चाहे तो इस बात से संतुष्ट होने पर अपीलकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि के बाद अपील करने के विश्वसनीय और पर्याप्त कारण है तो निर्धारित कालावधि समाप्त होने के बाद अपील, यानी कि मान लीजिए 45 दिन निकल गए तो 45 दिन निकलने के बाद अगर अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट है तो फिर वो उसके बाद भी उस पर विचार कर सकते हैं। तो ये था नियम 20। ये था अपना अनुशासन एवं अपील नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें नियम 14 बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।